क्या करवाया था हमने लास्ट क्लास में? गांधी जी इन इंडिया, ठीक है। तो उससे पहले गांधी जी हमने अफ्रीका में पढ़ा उनके बारे में, जो उन्होंने अफ्रीका में अपनी मूवमेंट को चलाया था। उसमें हमने वेरियस किया कि जो वहां पे एजिटेशन हो रहे थे, किस किस के लिए किया गया था। पोल टैक्स के लिए किया गया था, इमिग्रेशन एक्ट को लेके आए थे, और जो मैरिज एक्ट था, वेरियस प्रॉब्लम्स जो इंडियंस की चल रही थी वहां पे, या एशियंस की चल रही थी, एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट को लेके आए गए थे। तो उनके सारे सभी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके अलावा जो देखा हमने, टॉल्स्टॉय फॉर्म के बारे में पढ़ा, और उसके अलावा फोनिक्स फॉर्म को जो है वो सेटअप किया गया, ठीक है। टॉल्स्टॉय फॉर्म का कब सेटअप किया गया था? 1908। और फोनिक्स फॉर्म को किसके लिए सेटअप किया गया था? कब किया गया था? 1904, ठीक है। 1913 तक जो है वो अपनी मूवमेंट को वहां पे कंटिन्यू रखते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा, उसके बाद का जो फेज था इनका इंडिया में था। जब इंडिया में आते हैं जनवरी 1915 के बाद, तो इनिशियल स्टेज में मैंने आप लोगों को वहां पे बताया भी था और लिखवाया था भी उसके बारे में, कि यहाँ पे इन्होंने अभी पॉलिटिक्स को ज्वाइन नहीं किया था फॉर द टाइम बीइंग इनिशियल 2 इयर्स के लिए, ठीक है, 1917 तक। इज इट क्लियर? ठीक है। 1917 उसके बाद का जो रेस्ट ऑफ द था वो हमने देखा है कि वहां पे चंपारण सत्याग्रह की बात होती है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की बात होती है, रॉलेट एक्ट की बात होती है, ये सारी चीजें, दिस ऑल थिंग्स, ठीक है। इज इट क्लियर? अब थोड़ा सा आज जो देखेंगे, हम जो बात करेंगे, किसके ऊपर बात करेंगे? गांधीज्म। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गांधीज्म? आपने बोला आइडियोलॉजी थी गांधी जी की, सत्याग्रह और नॉन वायलेंस। हाउ कैन यू जस्टिफाई these two terms? 1314 नॉन वायलेंस, रिकी पटेल, फिलोसफी ऑफ गांधी, सत्याग्रह, जस्टिफाई इट। शुरू के जो 3 आंदोलन गांधी के साथ हुए थे वो इफेक्टिव प्रोपोज इस फिलॉसफी के साथ, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह के साथ, और एग्जैक्टली मतलब फिर यहाँ पे जब आपने जो टर्म बोली कि जो भी सिचुएशन थी वो वर्स जा रही थी, वायलेंट हो रहे थे, तो वहां पे देन इट कम्स टू किसके ऊपर बात आ गई? प्रिंसिपल्स के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, देखो गांधी जी का जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मानना था, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वांट टू चेंज द अदर, सबसे पहले अगर आप दूसरों में जो है चेंज देखना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज योरसेल्फ, ठीक है। सबसे पहले जो है वो शुरुआत किससे की जाए? खुद से की जाए, अपने आप से की जाए। फिर अगर हम गांधीज्म के बारे में, सत्याग्रह और नॉन वायलेंस, दिस टू जो टर्म्स आती हैं इनको डिस्कस करते हैं, सत्याग्रह और नॉन वायलेंस, तो मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि सत्य मीन्स फॉर द ट्रूथ, ठीक है, जो हमारा मुंडका उपनिषद से लिया गया है, और संस्कृत वर्ड है जिसको डेजिग्नेट करता है, और नॉन वायलेंस एज यू ऑल नो वेरी वेल, ठीक है, नॉन वायलेंस। तो ये जो दो चीजें थी, ये दो हथियार थे, वेपन थे, इनको जो था उन्होंने बहुत ही स्मार्टली तरीके से और प्रोडक्टिव तरीके से इसको यूटिलाइज किया, किसमें? इंडियन नेशनल मूवमेंट में, ठीक है। वो हमने देखा कि कैसे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी बात करी थी, किसके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल टू एजुकेट द पीपल, ठीक है। तो मतलब आपका मोर देन 50% ऑफ द वर्क वहां से काम कर जाता है कि अगर आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो एक मास है, पब्लिक है, उनको जो है एक पर्टिकुलर वे में चैनलाइज किया जाए, ठीक है, और किसकी तरफ? मूवमेंट की तरफ, ठीक है, जो लेटर ऑन हमें देखने को मिलता है। अगर हम इसको दूसरे तरीके से बोल रहे हैं, सिंपल वे में, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करें, तो बेसिकली जो इनिशियल फेज में जो सत्याग्रह किए थे वो क्या थे? एज ए ट्रायल बेसिस पर, क्योंकि वो रीजनल लेवल पे किए गए थे। चाहे हम अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की बात कर लेते हैं, या चंपारण सत्याग्रह की बात कर लेते हैं, या खेड़ा सत्याग्रह की बात करते हैं, वो नॉट द मास मूवमेंट, ठीक है। इनको जो था ऑल ओवर इंडिया ऑपरेट नहीं किया गया था, जो रीजनल इश्यूज थे लोगों के, उनको जो था वहां पे
क्या किया गया था, हाईलाइट किया गया था, और उनको जो था इसमें सक्सेस भी मिला था। इसी चीज को जो देखते हुए फिर अगर आप इसको आगे ले जाएंगे 1919, ठीक है, अब 1909 की बात करें तो वहां पे किसकी बात हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में किसके लिए बोला गया था, मेजरली सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए, ठीक है, मतलब हिंदू मुस्लिम डिसयूनिटी की। अगर हम हिंदू मुस्लिम डिसयूनिटी की बात करें तो वो तो 1905 में ही हो गया था, जहां पे कर्जन के द्वारा पार्टीशन ऑफ बंगाल को जो था वो कर दिया गया था। लेकिन जो था फिर अनलमेंट की गई 1911 में, फिर उसको जो था फिर डिवाइड किया गया किसके बेसिस के ऊपर, नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव, लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर, ठीक है। ये आप गलत बोल रहे हैं, हाँ जी, रिशु वाली लैंग्वेज के, जो बेसिकली वो मैंने आपको बोला था कि जो 1905 का पार्टीशन था उसके लिए दिए गए थे रीजन, एक्चुअल में उसको पार्टीशन क्यों किया गया था ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन के बेसिस पे। लेकिन इसमें कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि पार्टीशन को जो था एक्चुअल में, और वो इस चीज को काफी हद तक जो ब्रिटिशर्स की तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से या कर्जन की तरफ से ग्रीवांस दिया गया था कि ये जो बंगाल वाला रीजन है इट वाज टू बिग टू एडमिनिस्टर्ड, ठीक है, ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेशन रीजन। जो ऑफिशियल कारण दिया गया था वो एडमिनिस्ट्रेशन के कारण दिया गया था, लेकिन दूसरी तरफ जो अगर इसको पॉलिटिसाइज किया गया तो उसमें बोला गया था कि जो ड्यू टू द कॉम्युनल बेसिस, जो धर्म के आधार पे इस रीजन को बांटा गया था, ठीक है। फिर 1909 पे जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात होती है। क्यों मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1919 में जहां पे खिलाफत मूवमेंट लॉन्च होगी, ठीक है। याद है आप लोगों को खिलाफत मूवमेंट के बारे में, ठीक है, जो अली ब्रदर्स हैं किसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया था खिलाफत मूवमेंट को, हाँ जी, आसाम, उड़ीसा और बिहार वाला, भाई लॉर्ड हार्डिंग टू, ठीक बोल रहे हैं रिशु वालिया, हाँ जी। बेसिकली जो खलीफा थी वो, उसकी सीट को अबॉलिश कर दिया गया था। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सारे के सारे डिस्प्यूट्स रहे थे इनके, और उसके बाद जो था अपने वादे से मुकर गए थे कौन, अलाइड पावर्स या ब्रिटिशर्स की अल्टीमेटली बात कर लें, दैट्स वाई। अब हुआ ये कि जो 1905 में जो एक खाई पैदा हुई थी किसके बीच में, ब्रिटिशर्स के, सॉरी, हिंदूज के बीच में, मुस्लिम्स के बीच में, उसको पूरा करने की कोशिश की गई 1911 में, ठीक है, जिसको लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर सेपरेट किया गया। लेकिन यहां पे नहीं मानने वाले थे कौन, मुस्लिम लीग या मुस्लिम्स। मुस्लिम लीग की फाउंडेशन कब होती है, 1906 में ही। लेटर ऑन जब खिलाफत कमेटी का सेटअप किया जाता है, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाई जाती है, तो वहां पे उसको कौन लीड करते हैं, गांधी जी। तो अगर हम ओवरऑल बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की 1920 में, तो वहां पे हम लोगों को क्या है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो, ठीक है, काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। उस यूनिटी में जो हिंदू मुस्लिम है वो दोनों विदाउट, जो दोनों फैक्शंस हैं विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्ट, जो अपने अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं लड़े, कॉमन इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे यहां पे लोग। अगर आप लेटर ऑन इसी की बात करेंगे 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलती है, तो वहां पे इस लेवल की हिंदू मुस्लिम यूनिटी हमें देखने को नहीं मिलती है। क्यों, सेल्फ इंटरेस्ट थे। अगर उससे पहले की बात करें तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट निकल के आती है। जब नेहरू रिपोर्ट देते हैं उसमें, तो उसके अगेंस्ट फिर जिन्ना का 14 पॉइंट फॉर्मूला आता है, तो वहां पे फिर इनकी डिफरेंशिएशन हो जाती है। और समहाउ यहां पे अभी ये नहीं बोल रहे हैं कि सेपरेट पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं, वहां पे कहीं ना कहीं ये मोहम्मद अली एंड शौकत अली देखने को मिलता है कि धीरे धीरे हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, पार्टीशन की तरफ बढ़ रहे हैं या सेपरेट नेशन की मांग हो रही है, ठीक है। और जो हमने देखा, रेस्ट वाज द हिस्ट्री, ठीक है। तो बात किसके ऊपर कर रहे हैं हम, कि जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को साथ लेकर चलने के लिए, अगर उसके बाद देखा जाए जो डिवाइड, एक गैप क्रिएट हुआ था, तो उसको साथ लाने की कोशिश की गई किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। 1919 का जो इंसिडेंट होता है और 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने के बाद, ठीक है, और उसके बाद जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है सबकी कंसेंट के साथ, सबकी कंसेंसस के साथ। इज इट क्लियर, यहां तक समझ आ रहा है आप लोगों को? चीजों को जो है वो कोरिलेट करने की कोशिश किया करो। ये नहीं कि आप लोग जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ी उसको रट्टा मार के चले गए, 4 चीजें पढ़ी उसके बारे में, और ऐसे एग्जाम क्रैक नहीं होता। फिर आप जो है मेंस में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ठीक है। डोंट बी ए बुक वर्म, ठीक है, किताबी कीड़े मत बनो। चीजों को
एनालाइज करने की कोशिश करो, उनको महसूस करने की कोशिश करो, रिलेट किया करो। अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ये चीजें हो रही थी तो ये डिफरेंशिएट कैसे करती हैं अगर लेटर ऑन आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है गांधी जी के द्वारा। ठीक है, अगर आप कोरिलेट करेंगे तभी आप एक बेटर एनालिसिस लेके आ पाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि आपने जो नोट्स पढ़ लिए, 4 किताबें पढ़ ली, उसमें से रट्टा मार लिया। हर कोई एग्जाम निकाले बैठता फिर आज की डेट में अगर ऐसा होता। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो फिर जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है, हमने वो देखा कि उसमें जो है वो अनप्रेसिडेंटेड मैनर्स में जो है उसको जो है इनिशियल फेज में काफी ज्यादा समर्थन मिलता है। अगर उससे पहले की बात करें तो 1919 में गांधी जी ने जो था वो अपना केसरे हिंद, ठीक है, जो बोयर्स वॉर के टाइम पे अफ्रीका में उनको मिला था, वहां पे उसको जो था वो वॉलंटियरली, और जो नाइटहुड का किसके लिए मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर का, उन्होंने वहां पे वो गिव अप कर दिया था किसके अगेंस्ट, जलियांवाला बाग मैस्केयर जो हुआ था। तो आफ्टर ऑल वी आर, यहां पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो किसके बारे में कर रहे हैं, गांधीज्म के बारे में, कि आप गांधीज्म के बारे में क्या समझते हैं। ठीक है, सत्याग्रह के बारे में क्या समझते हैं या नॉन वायलेंस के बारे में क्या समझते हैं। अब मैं आप लोगों से एक राय लेना चाहता हूं कि अगर मान लो मैं गांधीज्म पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, अगर आप इस चीज को बुक से पढ़ेंगे या आप इस चीज को नोट से पढ़ेंगे तो वहां पे सत्याग्रह की डेफिनेशन अलग दी जाएगी और नॉन वायलेंस की डेफिनेशन अलग दी जाएगी, और जो मैं पढ़ाऊंगा आपको वो मैं अलग पढ़ाऊंगा। बोलो, जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है वो अलग हो सकता है, बट हाँ मैं वो नहीं करवा सकता जो एज इट इज नोट्स में दिया हो गया होगा, या इज एम आर के साथ जो पूरी की पूरी लाइन है उसको मैं आपको यहां पे आके डिक्टेट करवा दूं। ठीक है, वहां पे सत्याग्रह का मीनिंग चेंज तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, कि जो अप्रोच रही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में या चंपारण सत्याग्रह में वो अप्रोच चेंज तो नहीं हो जाएगी। ठीक है, वहां पे लोग तो नहीं बदल जाएंगे, वे ऑफ प्रेजेंटेशन मे बी डिफरेंट। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या है, जो क्रक्स ऑफ द स्टोरी है वो चीजें सेम ही हैं। ठीक है, ये वही सत्याग्रह है जो गांधीज्म का था, ये कोई निल्सन मंडेला वाला सत्याग्रह नहीं था या जो नॉन वायलेंस थे। अगर हम गांधीज्म के 2 मेन पिलर्स की बात करें तो सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस, ऐसे लिख लेंगे, सत्याग्रह और नॉन वायलेंस के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। जो 2 मेन पिलर से थे किसके, गांधीज्म के, वो कौन से थे, जिसके ऊपर जो था गांधीज्म को स्टैंड किया गया था, खड़े थे, वो सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, अगर वाइस वर्सा, अगर रेसिप्रोकली अगर कहने की कोशिश करें, सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस का अल्टीमेटली क्या मतलब है, गांधीज्म और गांधीज्म का अल्टीमेटली क्या मतलब है, सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस, सेलिबेसी। इंपॉर्टेंट फॉर गांधी जी, इंपॉर्टेंट टू गांधी जी फॉर प्यूरिफाइंग हिमसेल्फ। ठीक है, अब ऐसा क्यों, जैसा मैंने आपको इनिशियल में भी बताया था, क्या हो, एनीबॉडी, ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी। मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर आप लोगों ने साइंस भी पढ़ रखी होगी, ठीक है, जो ह्यूमन नेचर है, जो ह्यूमन बॉडी है, ऑब्वियस सी बात है कि हमारी बॉडी पे क्या होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ठीक है, और उसमें जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो वाजिब सी बात है, तो यही एक चीज बोली थी गांधी जी। अब गांधी जी ने ऐसा नहीं था, वो बोलते थे कि आप वेजिटेरियनिज्म को अपनाओ। ठीक है, तो उन्होंने इनिशियल फेज में स्मोकिंग भी की थी, ड्रिंक भी किया था, और जो था मांस भी खाया था, जो भी है, नॉन वेजिटेरियन को भी वो खाते थे। लेकिन लेटर ऑन जब इस तरफ वो टिल्ट हुए, किसकी तरफ, ब्रह्मचर्य की तरफ, और इस चीज से वो ज्यादा इंस्पायर्ड किससे थे, हाँ जी, एग्जैक्टली, वेरी गुड, स्वामी विवेकानंद। भगवत गीता को भी पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे जब ब्रह्मचर्य की, व्हेन इट कम्स टू द ब्रह्मचर्य, क्यों, क्योंकि वहां पे जब, अगर आपने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा होगा, उनकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में पढ़ा होगा, तो उनका जो था ताउम्र, गांधी जी ने तो शादी भी की थी, इनके तो बेटे भी थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने अपनी लाइफ में शादी नहीं की थी। वो टोटली डिवोटेड थे किसके लिए, ब्रह्मचर्य के लिए, और उनका जो है वो आश्रम आज भी है वहां पे बंगाल में। तो उन्होंने जब इस चीज को अडॉप्ट किया था, अब बोलते हैं कि जो चीजें होती है ना वो नीड होती हैं किसके लिए, हमारे शरीर के लिए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ था कि वो उनकी बायोग्राफी में लिखा जाता है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ये अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं आपको बीच में ये चीजें क्यों बताता रहता हूं,
जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं या ये जो एडिशनल चीजें कि ताकि आपको जो है वो फैक्ट याद रहे, ठीक है, चीजों को आप इजिली कोरिलेट कर सकें। अदरवाइज मैं भी आऊंगा वैसे आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ है जो नोट्स में वो डिक्टेट करके चला जाऊंगा और फिर उस चीज का जो है वो कोई फायदा नहीं, ताकि आप चीजों को जो है वो रिटेन कर सकें और उनको जो है कोरिलेट कर सकें आपस में। तो जो विवेकानंद का लाइफ का था, उन्होंने जो ब्रह्मचर्य को अडॉप्ट किया था, तो लेटर एट द एज ऑफ 37-38 जो था वो नियर अबाउट उनको जो था 28 से 30 बीमारियां लग गई थी उनके शरीर में, ठीक है, क्योंकि जो उस लेवल पे उनकी जो वो मेडिटेशन किया करते थे, ठीक है, मेडिटेशन के दौरान 3-4-4 5-5 6-6 दिनों तक लगातार बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, ठीक है, तो उनकी बॉडी जो थी, क्योंकि जो आपका बंगाल वाला रीजन है वहां पे जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो कैसी हैं, हाँ ह्यूमिड, बेसिकली जो योगी हैं वो कहाँ जाते हैं, टुवार्ड द हिमालयाज, क्योंकि टेम्परेचर का मेडिटेशन करते हैं, तो उनका जो बॉडी थी वो सड़ना स्टार्ट हो गई थी वहां पे जब मेडिटेशन में बैठते थे 5-5, और काफी ज्यादा बीमारियां भी लग गई थी। तो गांधी जी जो थे वो ज्यादा इंस्पायर्ड थे किससे, विवेकानंद जी से, तो वो शिफ्ट हो गए थे किसकी तरफ, ब्रह्मचर्य से। तो उन्होंने बोला कि अगर जिंदगी में जो व्यक्ति, ठीक है, ब्रह्मचर्य को जो है अडॉप्ट करना का कोई आसान काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बॉडी है, उसमें कॉन्टिन्यूसली जो है वो हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं या जो अलग अलग से हार्मोन्स हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्राइफ हार्मोन्स हैं, तो वो रिलीज करती रहती है कॉन्टिन्यूसली हमारी बॉडी। और रही दूसरी बात, जो हम जैसा खाते हैं वैसा ही हमारी बॉडी पे वो चीजें असर करती हैं। जैसे मान लो आप लोग ड्रिंक करेंगे, शराब पियेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है। अगर स्मोकिंग करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली, की मतलब अल्टीमेटली बोलने का मतलब क्या है कि आप अग्रेसिवली सोचेंगे, ठीक है, उन चीजों के लिए वैसे रिएक्ट करेंगे। तो दैट्स वाई उन्होंने जो एट द मतलब एज ऑफ 36 उन्होंने कंप्लीटली टिल्टेड टुवर्ड, शिफ्टेड टुवर्ड द ब्रह्मचर्य और सेलिबेसी, ठीक है। इज इट क्लियर? सर अगर सर जैसे आपने बताया कि विवेकानंद को भी काफी हेल्थ इश्यूज वगैरह होते थे, हाँ, गांधी जी सर, गांधी जी के बारे में गांधी जी मेडिटेशन थोड़ी ना करते थे, मतलब तो उनकी भी हेल्थ इश्यूज रहते थे क्योंकि वो फास्ट मैं हाँ उसके लिए, हाँ वेरी गुड। तो इनसे इंस्पायर्ड बोला जा सकता है कि इनसे इंस्पायर्ड जो फास्टिंग वाला है ना उनका, अब जो आपने बात की तो यहाँ पे मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, जो आपने फास्टिंग वाली बात की, जो उन्होंने, मैंने आपको वो बोला था कि फास्ट अंटिल डेथ, जिसको भी एक वेपन बनाया था उन्होंने, ये स्टार्ट कहाँ से किया था, शुरुआत वो इन्फ्लुएंस नहीं थे यहाँ से, ये उनका अलग से इनकलकेट किया गया था। क्यों? क्योंकि वो उनके अंदर एक कैपेबिलिटी थी, कैपेसिटी थी कि वो 3-4-5 दिनों तक जो था वो, अब अगर आप रिसेंट सिनेरियो की बात कर ले, रिसेंट टाइम की बात कर लें, तो जैसे अन्ना हजारे, ठीक है, ये सारे कहाँ से हैं, गांधीज्म से ही निकल के आए हैं, ठीक है। अन्ना हजारे का आपने देखा था जो 2014 में लोकपाल बिल के लिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ठीक है, जो सबसे बड़ा नारा चला था उस टाइम पे, और उन्होंने वो कंटिन्यूसली वहां पे किसके लिए बैठे, भूख हड़ताल के लिए बैठे, फास्ट अंटिल डेथ, ठीक है। सेम इन केस ऑफ गांधी जी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, लेकिन यहाँ पे जो गांधी जी की राय है वो थोड़ा हटके, उन्होंने बोला कि एट लीस्ट, और आफ्टर ऑल अगर आप साइंस की बात करेंगे, मेडिकल की बात करेंगे, तो ये चीज प्रूवन है कि आप लोगों को 15 दिन के एक बार जो है वो फास्टिंग रखनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो पूरी की पूरी, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का पता है आप लोगों को, ठीक है, एलिमेंट्री जो कैनाल होती है हमारी, उसकी क्लिनजिंग होती रहती है। अगर आप 15 दिन के एक बार जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर एक बार जो है वो अगर आप फास्टिंग करेंगे तो आपकी बॉडी क्लीन। और उन्होंने ये मंत्र भी दिया था, और इसको अगर जोड़ के देखा जाए, वो क्यों बोलते थे कि अगर मान लो मैं एक टाइम का खाना नहीं खाता हूं तो उससे जो है वो कितने लोगों का पेट भर सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो उनकी वाइफ थी, कौन, कस्तूरबा गांधी, उनके लिए भी एक बार उनके साथ हेल्थ इश्यूज हो गए हैं, ये छोटा सा किस्सा है, हेल्थ इश्यूज हो गए थे, वो काफी ज्यादा बीमार हो गई थी। तो उन्होंने, ऐसा नहीं था, अगर हम साल्ट सत्याग्रह की बात करते हैं, तो उन्होंने कुछ टाइम पे अपनी लाइफ में नमक को खाना भी छोड़ दिया था, कुछ टाइम तक वो नमक भी नहीं ले रहे थे, ठीक है। तो जब कस्तूरबा गांधी जो है बीमार होती हैं, काफी ज्यादा क्रिटिकल इश्यूज हो जाते हैं उनके हेल्थ, तो उनको वो ना खाने की सलाह देते हैं, और ऐसा एग्जैक्टली होता भी है। उनकी जो है हालत बहुत ज्यादा खराब होती है कि जो बचने की उम्मीद है वो काफी ज्यादा कम होती है। तो 5-6 दिन तक कंटिन्यूसली फास्टिंग की जाती है, और इट विल वर्क, इट वॉज वर्क, इट विल नहीं, और इस चीज ने जो था वो काम किया था वहां पे, ठीक है।
तो दैट्स वाई जो गांधी जी थे वो इसका फास्टिंग का मंत्र देते थे। और साथ के साथ मैंने आपको जो बताया, जो आपने डांडी मार्च कर रखा था, कब लॉन्च किया गया था? 12 ऑफ द मार्च 1900, भूल गए? कब लॉन्च किया गया था डांडी मार्च? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। तो उन्होंने ये 60 सत्याग्रह तो था ही था, लेकिन कुछ टाइम जो अपनी जिंदगी में जो था वो नमक खाना भी बिल्कुल क्विट कर दिया था। ये क्लियर हो गया गांधीज्म के बारे में बेसिकली आपको, कि व्हाट इज सत्याग्रह एंड व्हाट इज नॉन वायलेंस। आई थिंक मैंने आपको जो था, जितना भी इसके बारे में बताया जा सकता था वो मैंने आपको बताया यहाँ पे, इन द ट्रैक और आउट ऑफ द ट्रैक भी, जिसके बारे में सत्याग्रह और नॉन वायलेंस की बात होती है। नेक्स्ट आ जाओ इकोनॉमिक्स के बारे में। क्या सोचते थे गांधी जी इकोनॉमिक्स के बारे में? कैसे? ठीक है, नमक हो गया और अपना एक ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। जो इंडियन इकोनॉमी है या जो इंडियन सोसाइटी है वो कैसी होनी चाहिए? सेल्फ सस्टेन और बेसिकली एग्रेरियन। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि जो जिसके अंग्रेज थे, जो नेहरू जी के और हाँ जी इंडस्ट्रियलाइजेशन के काफी ज्यादा अपोजिट थे गांधी जी। ठीक है, जो मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया था इनिशियल में, कि जो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उन्होंने जब लेटर ऑन 19, अगर हम क्विट इंडिया मूवमेंट की बात की दौरान की भी बात करें, तो वहां पे भी उन्होंने चरखे को जो था वो काफी ज्यादा प्रमोट किया था, खादी को जो था काफी ज्यादा प्रमोट किया था एज ए, ताकि वो सिंबल बन सके किसका? यूनिटी का, और जो मास मूवमेंट है उसको पूरे के पूरे को चैनलाइज किया जा सके। ठीक है, इज इट क्लियर? हालांकि 1906-7 में भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, वहां पे भी चल रही थी बातें, लेकिन क्या 1906-7 में भी, लेकिन वहां पे उस टाइम गांधी जी नहीं थे इंडिया में, और जो पूरी की पूरी मूवमेंट थी वो क्या हो गई थी? स्कैटर्ड हो गई थी, फिजल आउट हो गई थी वहां पे। ठीक है, नारा तो वहां पे भी दिया गया था स्वदेशी एंड बॉयकॉट के लिए। इज इट क्लियर? अगर मैं ये चीजें, ये आपको थ्योरेटिकल पोर्शन करवा रहा हूं ना, तो आप लोग इस वहम में मत रहना कि यहां से जो है क्वेश्चन आएगा। कहां पे? कहां पे? प्री में क्वेश्चन आएगा, पर आप इस वहम में, मतलब जो आप ये सोचें कि ये मेंस ओरिएंटेड है या मेंस अप्रोच है, क्वेश्चन आएगा, प्री में भी आएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तभी मैं आप लोगों को ये चीजें पॉइंट फॉर्म में लिखवा रहा हूं, ठीक है, ताकि आप जो है वहां पे उन चीजों को एलिमिनेट कर सको, अगर आपने थॉरोली चीजें पढ़ी हो। ठीक है, उस चीज से कोई फायदा नहीं कि मैं आपको 3-4 फैक्टों को रट्टा मरवाऊं यहाँ पे आके और आप चले जाएं, वो चीजें नहीं आए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो अप्रोच है, इस चीज से जो है, अगर आप लोगों को इस चीज को पढ़ने में दिक्कत होती होगी, ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन को करने में दिक्कत होती होगी, अगर इस चीज को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता, तो मुझे कितनी दिक्कत होती होनी एक लेक्चर को फ्रेम करने के लिए। ठीक है, वो चीज मेरे लिए ज्यादा आसान है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, कि आप लोगों को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थी, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि जापान ने जब 1942-43 की बात करें, 1857 तक जो था जापान कोई बड़ी कंट्री नहीं था या कोई बड़ी इकोनॉमी नहीं था, इतने ज्यादा स्टेबल नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने विद इन द टेन्योर ऑफ 50 और 60 इयर्स में अपने आप को इतना ज्यादा क्या एक्सपेंशन कर ली थी, पावरफुल बना लिया था, सेल्फ सस्टेन्ड बना लिया था, कि दैट्स व्हाई दे अटैक्ड। जो तबाही उन्होंने मचाई थी किसमें? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। हाँ हाँ, मतलब जो शुरुआत हुई और उसके बाद जो लड़े, मतलब मैं ओवरऑल क्यों बात कर रहा हूँ, ठीक बोला आपने पर्ल हार्बर, लेकिन उसके बाद जो आप देखो साउथ ईस्ट एशिया में जितनी भी कॉलोनीज थी ब्रिटेन की, उनको सारी की सारी को इवैक्यूएट कर दिया था, वहां से खदेड़ दिया था ब्रिटेन को साउथ ईस्ट एशिया से। तो जो इन्होंने जो तबाही का मंजर दिखाया था उस टाइम ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, और इंडिया के केस में तो ऐसा नहीं था। ठीक है, आप लोगों को तो मैंने करवाया था। ठीक है, जो इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ था ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, उससे पहले जो हमारी इकोनॉमी थी वो कैसी थी, जो हमारी एग्रेरियन और जो विलेज इकोनॉमी थी वो कैसी थी?
ठीक है, उस टाइम पे ऐसा तो होता नहीं था कि हमने आज कुछ भी ऑर्डर किया और कल को आपको जो है अमेजोन और फ्लिपकार्ट वाले आपके दरवाजे पे छोड़ आएंगे। ऐसा होता था नहीं, आपको जो था वो खुद ही चीजें तैयार करनी पड़ती थी। ठीक है, एक विलेज में, ठीक है, कुछ लोग एक पर्टिकुलर चीज को तैयार कर रहे हैं, दूसरी चीज को तैयार कर रहे थे, और उसका जो है वो वाइस वर्सा एक्सचेंज किया जाता था। तो वो बिफोर द 18th सेंचुरी वही तो हो रहा था इंडिया में, लेकिन ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था, वो सारी की सारी चीजें जो थी वो खत्म कर दी गई थी, तबाह कर दी गई थी, जिसके कारण जो था, अगर हम आज की बात भी करें, अब आप देखो कि जो हथकरघे से जो हाथ से चीजें तैयार की जाती हैं, चाहे वो स्वेटर्स की बात हो, शॉल्स की बात हो आपके, या जो जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स के वर्क किए जाते हैं, कितने लोग रहेंगे, मेनली डिपेंड्स ऑन बार्टर सिस्टम। हाँ, बार्टर सिस्टम जो था वो बोल सकते हैं बार्टर सिस्टम इज सेपरेट थी। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, हैंडलूम। अगर आज की बात की भी बात करें हम, तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, उन लोगों के जो है हाथ पांव फूल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है उतने आर्टिसंस ही नहीं बचे हैं, जो थोड़े बहुत हैं 19-21 बचे हुए हैं जिनके पास ये है। उसके लिए क्या है, ज्यादा मेहनत लगती है, और ऑब्वियस सी बात है उसके लिए फिर ज्यादा पैसे भी लगेंगे। ठीक है, तो कुछ जो ट्रेडिशंस हैं, जो कुछ पहले से चलती आ रही थी चीजें, वो धीरे धीरे करके क्या हो रही हैं, फेड आउट हो रही है। ठीक है, इज इट क्लियर? जैसे मैंने आपको बताया भी था, एक वहां पे गिरिराज का वीडियो था, हिमाचल में जो था, जो हैंडलूम के लिए कुल्लू में विलेज के लिए करवाया था, वहां पे उसको जो था हेरिटेज में, अगर आपने देखा होगा, वो टॉपिक आया था, आई थिंक 3-4 हफ्ते पहले की न्यूज थी, हैंडीक्राफ्ट के रिलेटेड ही था वहीं पे। ठीक है, कि उसको जो है ज्यादा नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे उस चीज को ज्यादा तवज्जो देने के लिए, या उसको काफी आगे लेकर जाएं उसके लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट की तरफ से काफी ज्यादा स्पॉन्सरशिप भी की जाती है इसके लिए। हाँ, जीआई टैग वन ऑफ देम। क्लियर? जो इनकी पॉलिसी थी स्पेसिफिकली क्लोथ के लिए, वो किसके लिए थी, कि जो ब्रिटेन से कपड़ा आ रहा है और उसको इंडिया में बेचा जा रहा है सस्ते दामों में, और ऑब्वियस सी बात थी, जो हैंडीक्राफ्ट्स थे, आर्टिसंस थे, जो उनका कपड़ा था, उनके लिए मेहनत ज्यादा लगती थी तैयार, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। और जो इंडस्ट्री से, वहां से लंदन से जो कपड़ा तैयार होके आ रहा है, वो इंडस्ट्री में बना हुआ है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो चीपेस्ट रहेगी। ठीक है, मैन पावर का यूटिलाइज जो है कम हो रहा है, तो इसके कारण जो था, इन्होंने पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री थी, इकोनॉमी थी, उसको खत्म कर दिया था, बेसिकली हैंडीक्राफ्ट वाली थी। चाहे घर की बात हो, चाहे आप मार्केट की बात कर लो, अगर हम ज्यादा जोर देंगे किसके ऊपर, सेल्फ रिलायंस के ऊपर, या खुद तैयार करेंगे, तो आप ये देखो कि सबसे पहली बात तो है, जो जरूरत है वो यहीं पे पूरी हो जाएगी, और जब जरूरत पूरी होगी उसके बाद डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो कितने ज्यादा लोगों को जो है सप्लाई होगी, और उसके बाद जो है जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगी। ठीक है, नीड्स पूरी हो रही हैं, और दूसरी तरफ वहां पे लोगों को रोजगार भी दिया जा रहा है। ठीक है, सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ सफिशिएंट। एसके बोल रहे हैं, बट सर खादी वाज वेरी कॉस्टली दैट टाइम एंड पुअर कांट अफोर्ड इट फॉर लॉन्ग टाइम एंड फॉरेन गुड्स वर चीप, इंस्टेड दे हैव प्रमोटेड इट बट नॉट सक्सेसफुल दैट टाइम, कैन वी से। तो मैंने इसके बारे में आपको पूरा समझाया तो है कि क्यों हो रहा था ऐसा। ठीक है जी, इसके बारे में वो पूरी चीजें तो रिलेट करवाई कि क्यों हो रहा था ऐसा, और उसको बोला मैंने इस चीज को बोला तो है यहाँ पे, कि जो इंडियन कॉटन था, जो इंडियन खादी थी, जो यहाँ पे कपड़े तैयार होते किए जा रहे थे, वो कंपैरेटिवली कॉस्टली थे, जो ब्रिटेन से आ रही थी। कि आप चाहे कोई भी कारोबार करते हैं, आप जहां मर्जी हैं, जिस भी जगह काम कर रहे हैं, लेकिन दिन में आप ऐसा टाइम निकालो, ऐसा समय निकालो, जिसमें जो है वो आप थोड़ा टाइम जो है वो, और गांधी जी चरखा बनाते भी खुद थे, उन्होंने लेटर ऑन प्रिपेयर भी खुद ही किया था चरखा। ठीक है, तो उसकी स्पिनिंग में जो है आप कुछ टाइम जो है बिताएं दिन में, पर डे के हिसाब से। इज इट क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, चलें, कर रखी हैं चीजें, रिलेट हो रही हैं आपस में। ठीक है, और साथ के साथ कुछ फैक्ट, कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इनका फास्टिंग के ऊपर।
ऋषु वालिया बोल रहे हैं हरिजन कॉन्सेप्ट, वो इसके अगेंस्ट में नहीं थे। देखो अगर इसके फेवर में नहीं थे कि वहां पे जो है कास्ट विद इन द कास्ट उसको ऐसे जो है वो डिस्क्रिमिनेट किया जाए, ठीक है। तभी तो वो बोल रहे थे कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए बात हो रही थी, वो मैंने आपको वहां पे बोला था कि 1932 के बाद तभी तो वो जो है एक्टिव पॉलिटिक्स से वहां पे रिजाइन कर देते हैं और फिर वर्धा में जो है आश्रम सेटअप किया जाता है और टोटल ड्यूरिंग दैट टाइम 80,000 किलोमीटर का वो सफर तय करते हैं और स्पेशली फंड कलेक्ट किया जाता है, अरेंज किया जाता है फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, ठीक है। और डिप्रेस्ड क्लासेस के साथ ही रहते हैं, उनके साथ खाते हैं, उनके साथ पीते हैं, उनके साथ सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। वहां पे उन्होंने फिर वो ओथ ले ली थी कि वो वापस नहीं जाएंगे साबरमती आश्रम, ठीक है। तो लेटर ऑन वहीं से चीजें जो थी वो ऑपरेट की जा रही थी। कैबिनेट मिशन प्लान पढ़ रखा था आपने, किया हुआ है? अभी नहीं किया, अभी नहीं हुआ होगा आपका, हो गया है? फिर आप ऐसे ऐसे चेहरे क्यों बनाए आप लोगों ने? क्या था कैबिनेट मिशन प्लान के प्रपोजल में? मतलब मेरा ये डाउट है सर, उस टाइम पे प्रोविंसेस विद मोर पावर विद वीक सेंटर, कैबिनेट मिशन प्लान में ये बोला गया, ठीक है। इनिशियली माना भी गया, लेटर ऑन किसको भेजा जाता है? फिर वेवल की छुट्टी कर दी जाती है, फिर आते हैं कौन? माउंटबेटन। फिर कौन सा प्लान आता है? माउंटबेटन प्लान, 3 जून प्लान भी बोला जाता है, ठीक है। वही आता है, उससे पहले कोई और प्लान तो नहीं आता। कौन सा? उसके बाद माउंटबेटन का कोई प्लान तो नहीं आता? हाँ जी, आता है? नहीं आता? बाल्कन प्लान के बारे में सुना है आप लोगों ने? डिकी बर्ड प्लान क्या था वो? बाल्कन प्लान क्या था? डिकी बर्ड प्लान? फोन नहीं निकालेगा कोई भी। कौन सी कंट्रीज है? ये रहा मैप, कौन सा है बाल्कन वाला एरिया? वो तो तभी तो माउंटबेटन प्लान को बोलते हैं डिकी बर्ड प्लान। गलत। ये 3 जून को आया था माउंटबेटन प्लान, उसको 3 जून प्लान बोला जाता है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बाल्कन प्लान और डिकी बर्ड प्लान, ये फरवरी में आया, इससे 3-4 महीने पहले। पढ़ी नहीं बुक्स जाके? बुकलेट्स नहीं पढ़े? नोट्स नहीं पढ़े जाके? जो बाल्कन प्लान था बेसिकली, जो एक्चुअल में क्या हुआ, जब 1946 में वेवल प्लान फेल रहा, उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान को भेजा गया। कैबिनेट मिशन प्लान एक ऐसा प्लान था जहां पे सीरियस तरीके से जो था वो कोशिश की गई थी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि इंडिया में जो है अब कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो बना देना चाहिए, इंडिया को जो है वो आजादी दे देनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद माउंटबेटन को भेजा जाता है। माउंटबेटन क्या था? इनिशियल दौर में ये लोग सेपरेशन पार्टीशन की फेवर में नहीं थे, ब्रिटिशर्स भी इसकी फेवर में नहीं थे। तो जो माउंटबेटन है या डिकी बर्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो माउंटबेटन के फ्रेंड थे उसको इस नाम से पुकारते थे या इस नाम से उसको बोला जाता था। और बाल्कन प्लान क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो आपकी बाल्कन कंट्रीज हैं उनको बाइफरकेट किया गया था छोटे छोटे तरीके में। तो इस प्लान में जो प्रोविजन रखा गया था कि यहां पे ड्यूरिंग द टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी सीट्स होंगी टोटल, जो प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स की ली गई थी, कितनी थी? 389, ठीक है। आप लोगों को पता है कि उनकी जो कैलकुलेशन की गई थी किस बेस के ऊपर की गई थी? जो 389 सीट्स थी, वहां पे जब 389 सीट्स का फिगर रखा गया तो उसको किस बेस के ऊपर रखा गया? वो तो प्रोविजन था कैबिनेट मिशन प्लान का, उसमें जो प्रोविंसेस रखी गई थी। मैं यहां पे पूछ रहा हूं अगर 389 सीट्स को दिया गया था, वो किस बेस के ऊपर दिया गया था? वहां पे जब इनकी तरफ से सॉल्यूशन निकाला गया कि हर 10 लाख लोगों पे जो है वो 1 सीट होनी चाहिए, तो मतलब उस टाइम की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 40 करोड़, ठीक है। तो 389 सीट्स लेके आए। तो इन्होंने क्या बोला, जो बाल्कन प्लान में बोला गया और डिकी बर्ड प्लान में बोला गया कि यहां पे जो है हम प्रोविंसेस को, प्रिंसली स्टेट्स को जो है, प्रोविंसेस जो है आपकी मेनली जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर है, प्रिंसली जो थी वो सेपरेट वाली थी, तो इनको पावर दे दी जाएगी किसकी? राइट टू सेसीड। आइदर दे वांट टू ज्वाइन द यूनियन और आइदर दे वांट टू ज्वाइन द यूनियन नॉट, अगर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं।
तो यहाँ पे बोला जाता है जब नेहरू को बुलाया जाता है, नेहरू जो थे वो बेसिकली शांत तरीके से बात करते थे, सोफिस्टिकेटेड मैनर पे बात करते थे, लेकिन जब उनके पास ये प्लान दिया गया तो उन्होंने काफी गुस्से में जो था, एंगर में बोला कि ये क्या बेवकूफी है, पहले तो सिर्फ 2 डिवीजन की बात हो रही है, आप तो यहाँ पे 400 टुकड़े करने पे आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था डायरेक्टली, कि आप इनको जो है वो बंटने दो, छोटी छोटी जो स्टेट्स हैं, रियासतें हैं, उसमें जो है इसको डिवाइड कर दो। फिर इसका जो था वो फेलियर हो गया था, इसको जो है ज्यादा मतलब इतना हाईलाइट नहीं किया जाता। फिर लेके आया जाता है कौन सा, 3 जून प्लान। क्यों? क्योंकि जो 1946 में ही 1946 में जो मारकाट चलती है, डायरेक्ट एक्शन डे डिसाइड किया जाता है बाय द मोहम्मद अली जिन्ना, और वो बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अब बात होगी किसके लिए, पाकिस्तान के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें जो ग्रुप ए बी सी थे, ठीक है, वहां पे भी इनके ऊपर डेडलॉक हो गया था। वहां पे उन्होंने बोला कि आप हमें जो है इस बात की गारंटी दीजिए कि अगर वहां पे स्ट्रांगली, वहां पे उन्होंने लास्ट में एक प्रोविजन नहीं डाल दिया था कि अगर उसके बाद 5 या 10 सालों के बाद आफ्टर द इलेक्शन, या जब सरकार बनने के बाद इनकी डिस्कशन रहेगी कि आइदर दे वांट टू ज्वाइन द ग्रुप और उससे जाना चाहेंगे, तो उन्होंने बोला कि ये तो सीधे सीधे खिलाफ है किसके, पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने बोला कि यहाँ पे अगर इसको स्पेसिफाइड कर दिया जाता है, क्लियर कट कर दिया जाता है, तो स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान बन जाएगा अपने आप। ठीक है, फिर डायरेक्ट एक्शन प्ले डे की शुरुआत होती है। तो इनिशियल डे में क्या, 1948 में जब बोला गया आजाद करने के लिए, ठीक है, तो उन्होंने बोला था जब ये टाइम दिया गया किसकी तरफ से, एटली की तरफ से, एटली जो स्टेटमेंट आई, तो कि जो ट्रांसफर ऑफ पावर्स है और जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम है, इंटरनल गवर्नमेंट भी बन जाएगी और कॉन्स्टिट्यूशन का के ऊपर भी काम चलता रहेगा, तो धीरे धीरे ट्रांसफर ऑफ पावर्स हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जो हालात बिगड़ते हैं, यहाँ पे जो मारकाट चलती है, ठीक है, बंगाल से जो शुरू होता है रीजन का, वो फिर वर्ल्ड सॉरी पूरे ऑल ओवर द इंडिया, और स्पेसिफिकली अगर देखा जाए जो पंजाब और बंगाल वाला रीजन है, तो वहां पे सबसे ज्यादा दंगे होते हैं उस टाइम पे। और इनिशियल स्टेज में अगर हम ऑफिशियल डाटा की बात करें तो 6 से 7 हजार लोग मरते हैं। अगर ओवरऑल आफ्टर द पार्टीशन की बात करें तो 15 से 20 लाख लोग जो हैं इस जो दंगे हुए इस टेन्योर में, इस टाइम पे, तो इतने लोग जो हैं मर जाते हैं। अगर हम बात करें जब दंगे चल रहे थे तो जल्दी जल्दी जो है वो डिसाइड किया जाता है किसकी तरफ से, किसकी तरफ से, माउंटबेटन की तरफ से। वो क्या बोलते हैं कि कब आजादी दी जाएगी, कब दी जाएगी, हाँ जी 48 में। फिर 15 अगस्त का कब डिसाइड किया जाता है, पिछले दिन नहीं, एक दिन में थोड़ी ना बाउंड्री कमीशन बन जाएगा। इनिशियल जो शुरुआत होती है, जो बाउंड्री कमीशन में किसको बिठाया जाता है, सिरिल रेडक्लिफ को, ठीक है, जो बेसिकली जज थे कहाँ पे, लंदन में। वो एक भी बार इंडिया नहीं आए थे, ठीक है। और जो पार्टीशन किया गया वो एक महीने सॉरी एक हफ्ते के अंदर ही, जो विद इन द रूम, एक कमरे के अंदर बैठ के किया गया। कैसे, किस बेसिस के ऊपर, मैप्स कैसे, मैप्स तो रखे गए, एरिया वाइज कैसे उसको डेजिग्नेट किया गया, कैसे उसको बाइफरकेट किया जाएगा, नॉट 1931 की सेंसिस उठाई गई, 1941 की सेंसिस उठाई गई। अगर ये आपका बंगाल वाला रीजन है और बंगाल से लगते जो जितने एरिया हैं, वहां पे डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री को जो है डिसाइड किया गया। इस डिस्ट्रिक्ट में बोला अगर इतने मुस्लिम मेजोरिटी एरिया हैं तो वहां पे लाइन खींच दी गई। अगर उस तरफ से जो दूसरी तरफ है वहां पे हिंदू मेजोरिटी में है, तो वहां पे उस तरफ को जो है हिंदुस्तान में रखा गया। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सेंसिस हुई थी 1931-34 की, उसके बेस पे उसको डिवाइड किया गया। ठीक है, फिर दिन डिसाइड क्यों किया गया 15 अगस्त 1947 का, एनीबॉडी नोज? हाँ जी, 14 अगस्त को भी दे सकते थे, 20 अगस्त को भी दे सकते थे, नाइट में दी थी ना 15 अगस्त को। तो मैं ये बोल रहा हूं कि 20 अगस्त भी रख सकते थे। क्यों, तो वही पूछ रहा हूं मैं, क्यों था सेट? क्या हुआ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापान को डिफीट किया गया था, जापान के ऊपर जो बॉम्ब फेंके गए थे वो कब फेंके गए थे, 6 और 9 अगस्त को। जो जापान ने सरेंडर किया था वो 15 अगस्त को किया था 1945 में। तो फिर इसका क्या कंसर्न है? हुआ ये कि जब जो जितनी साउथ ईस्ट एशिया में कॉलोनीज थी ना, किसकी, ब्रिटेन की, तो जापान ने पूरी की पूरी वहां से ब्रिटेन को खदेड़ा था। तो वहां पे उस टाइम लीड कौन कर रहे थे, माउंटबेटन लीड कर रहे थे साउथ ईस्ट एशिया रीजन में। तो माउंटबेटन ने बोला कि ये दिन डिसाइड किया जाएगा जो इतिहास में, जब तक इतिहास लिखा जाएगा तब तक इस डेट को याद रखा जाएगा। दैट्स वाई ही डिसाइडेड द डेट ऑफ
15 अगस्त 1947। इसको जो है वो अक्टूबर भी रखा जा सकता था, नवंबर भी रखा जा सकता था, या 20 अगस्त भी रखा जा सकता था। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, डन, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब रही मेन मुद्दे की बात। अब हम मेन मुद्दे से तो भटक गए। जो क्वेश्चन था, जब यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन के प्लान के बाद, डे के बाद जो है दंगे भड़कना स्टार्ट हो जाते हैं, मारकाट चलती है, तो यहाँ पे एटली की तरफ से स्टेटमेंट दी जाती है कि जितने जल्दी हो सकता है इसको जो है शॉर्ट आउट करके जो है, अगर ये लोग पार्टीशन चाहते हैं, क्योंकि वहां पे जब डायरेक्ट एक्शन डे के दिन में आपके मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से क्या स्टेटमेंट दी जाती है, जिसमें मुस्लिम लीग के लीडर आए होते हैं, बोला या तो हमें सेपरेट पाकिस्तान चाहिए, या तो इंडिया से सेपरेट पाकिस्तान चाहिए, नहीं तो इंडिया को बर्बाद कर दिया जाएगा। आइदर दे वांट द सेपरेट पाकिस्तान, आइदर दे डिस्ट्रॉयड द इंडिया। ठीक है, दो में से एक बात होगी। तो जब इस लेवल पे चलते हैं, इनिशियल स्टेज में गांधी जी भी इसकी फेवर करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली गांधी जी और साथ में कांग्रेस, जो अदर ग्रुप्स थे, उनको जो है हाँ डिफरेंट होती हैं। लेकिन जब इस लेवल पे, मैंने आपको ये जो है ऑफिशियल डाटा बताया, अगर मैं ऑफिशियल की बात कर रहा हूं तो अनऑफिशियल इससे नंबर ऊपर जा सकता है। अगर मैं 15-20 लाख की बात कर रहा हूं तो उस टाइम की आप पॉपुलेशन भी तो देखो, 39 करोड़। ठीक है, उस उतने के आसपास थी उस टाइम पे। तो वहां पे ये जब डिसाइड किया जाता है, तो गांधी जी जो थे इससे बहुत ज्यादा दुखी थे। और जो दंगे चलते हैं उसका जो सबसे हिटेड एरिया रहते हैं वो कौन सा है? बंगाल वाला आपका रीजन हो गया, पंजाब का, बिहार और नोआखाली। जो नोआखाली है वहां पे ही स्पेसिफिकली जाते हैं गांधी जी, और उसमें गढ़मुक्तेश्वर, यूनाइटेड प्रोविंसेस में, वहां पे सबसे ज्यादा दंगे होते हैं। तो वहां पे स्पेसिफिकली वो फास्ट अंटिल डेथ में बैठ जाते हैं कि जब तक जो है दंगे नहीं रुकते या वो चीज सॉर्ट आउट नहीं होती, तब तक जो है मैं अमरण अनशन तक जो है उसमें बैठा रहूंगा। फिर पार्टीशन की डेट को डिसाइड किया जाता है। आफ्टर द पार्टीशन भी जो है वो सारा का सारा सिनेरियो जो है वो दंगे चलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ से वहां लोगों की ट्रांसपोर्टेशन चलती रहती है। ठीक है, अगर आप लोगों ने ज्यादा डेप्थली पढ़ना होगा इस चीज को, तो फिर एक खुशवंत सिंह की बुक है, कौन सी? ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है, उसमें ज्यादा अच्छे से बताया गया है इसके बारे में। ठीक है, इज इट क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो ये वाला जो है बेसिकली जो गांधीज्म के ऊपर एम्फेसिस किया गया था, उसके ऊपर हमने डिस्कस किए, जो जितने इनके पॉइंट थे, अलग अलग जो इनकी अप्रोच थी टुवर्ड द इकोनॉमिक्स, टुवर्ड द रिलीजन, टुवर्ड द चरखा, टुवर्ड द खादी। ठीक है, या सत्याग्रह और नॉन वायलेंस। ठीक है, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल भी है ना आप लोगों की क्लास, टेस्ट होगा, फिर उसके बाद क्लास है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके बाद जो है थोड़ा बहुत बच जाता है। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ और करवाना है इसके बाद, अलावा बचता है कुछ गांधी जी के बारे में, आर्ट एंड कल्चर मैं डिस्कस कर लूंगा। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में आप क्या बेसिकली क्या चाहते हैं? आर्ट एंड कल्चर की अगर फुल बात करें, अगर पूरी हिस्ट्री की बात करें, तो उसके पूरी प्रॉपर क्लासेस होंगी आपकी। तो आप किस वे में चाहते हैं आर्ट एंड कल्चर? मेरे को ये तो बताओ, इस चीज को तो जस्टिफाई करो, किस बेस में? वो तो आ जाएंगी मोस्टली, जो बुक्स हैं, न्यूज़पेपर हैं। एक मिनट में आपके क्वेश्चन पे आता हूं। पहले इनकी स्टेटमेंट को जस्ट, आप किस वे में चाहते हैं आर्ट एंड कल्चर को? क्योंकि जब मैं आर्ट एंड कल्चर की बात करूंगा, ओवरऑल आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं, तो नितिन सिंघानिया की बुक आती है आर्ट एंड कल्चर की, और इसके प्रॉपर लेक्चर्स होंगे जो आपके प्री में भी होंगे और मेंस में भी होंगे। तो आप हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहे हैं कि गांधी पर्सपेक्टिव से आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहे हैं? हिस्ट्री से वो तो सेपरेटली क्लास, वो 2 या 3 लेक्चर नहीं होंगे आपके, वो लंबे चलेंगे। ठीक है, उसमें हमें एंशियंट से उठाना है, और फिर कब तक आना है? मुगल एम्पायर तक। ठीक है, शाहजहां, जहांगीर तक। ठीक है, वो आप डिफ्रेंशिएट कैसे किया गया? ठीक है, जो आपका लाल किला है, कुतुब मीनार है, ये तो लेटर ऑन बात है। पहले अजंता केव्स की पेंटिंग्स की बात होगी, एलोरा पेंटिंग्स की बात होगी, वो 2 या 3 लेक्चर की बात नहीं है। तो मैं वही, जो आपका क्वेश्चन है ना, आपने पूछा कि आर्ट एंड, में क्या आप आर्ट एंड कल्चर को रिलेट कैसे कर रहे हैं गांधी से? आइडियोलॉजिकल क्लैशेस, हाँ, अगर वो चीजें मैंने लिखवा, अगर आप लोगों ने करना होगा तो मैं उसको लिखवा दूंगा, जो स्पेसिफिकली कांग्रेस नहीं, जो महात्मा गांधी और नेहरू के थे, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के थे। ठीक है, स्पेसिफिकली। हाँ जी, हाँ, महात्मा गांधी और
अम्बेडकर के, मतलब तीन ये जो पर्सनैलिटीज थी इनके ज्यादा थे वल्लभ भाई पटेल के साथ, इनका जो तीन पर्सनैलिटीज थी, इसके अलावा। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर उसके लिए आप बेफिक्र रहो, वो आपका स्पेसिफिकली होगा और उसकी क्लासेस लंबी होती हैं। ठीक है, उसमें 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा और लंबे टॉपिक्स हैं उसमें। मैं सिर्फ आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट हेयर गांधीज्म, गांधी के बारे में भी हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली। जो मेन है उसमें मैं आपको करवा दूंगा। इसके बाद जो है अब जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, उसमें जो वहां से मैंने जो क्रक्स है वो निकाला हुआ है, जो एग्जाम ओरिएंटेड। अब पढ़ने को तो आप जितनी मर्जी बुक पढ़ लें, लेकिन अपने को क्या करना है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। कहाँ पे? हाँ, तो अभी हम उन पे स्पेसिफिक पॉइंट्स पे आएंगे ना, उनको मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा और क्या बचता है गांधी जी के बारे में? कुछ बचता है? आइडियोलॉजिकल क्लासेस हो गए, अफ्रीका में उनका पार्ट हो गया, इंडिया में हमने मोस्ट ऑफ सब देख लिया और उसको जो है रिलेट भी कर लिया। ठीक है, और जो मेन पॉइंट्स बचते हैं, हिंद स्वराज की बात आती है, और अपार्ट फ्रॉम द आइडियोलॉजिकल क्लैश, उसके अलावा है कुछ और? हाँ जी, रिकी पटियाल, सर्वोदया प्लान के ऊपर भी आएंगे। ठीक है, हाँ जी, क्लियर? ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन बोलो। लंदन में उनकी पढ़ाई हुई थी, उसके बाद 88 से लेके 91 तक, 91 से लेके 93 तक का जो टेन्योर था उनका। ठीक है, जन्म के बाद देख लो उनका, आपका 1869, उसके बाद पढ़ाई हुई उनकी, उसके बाद वो पढ़ने के लिए लंदन गए, लंदन के बाद 2 साल इंडिया में रहे, फिर उसके बाद 93 से वो साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के बाद इंडिया में आए। फिर हमने वो पूरी की पूरी हिस्ट्री तो देखी है, 1 बाय 1 उसको काफी क्लोजली देखा है कि क्या क्या इंसिडेंट रहे, अगर इंडिया में थे फिर ब्रिटेन में भी जाते रहे बीच में, वो सारी चीजें। हाँ, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है कि उसके, अब उसमें तो लॉट्स ऑफ एग्जांपल आ जाएंगे। ठीक है, अगर हाँ, नोबेल पीस प्राइज आप लोगों को जितने भी मिलते हैं, अगर एक एग्जांपल की बात करें, अगर नेल्सन मंडेला की बात करें, वो तो सारे के सारे किससे इंस्पायर्ड है? गांधीज्म से ही इंस्पायर्ड है। ठीक है, जब जिस चीज को, इससे बड़ा एग्जांपल क्या हो सकता है अगर आप नेल्सन मंडेला को पढ़ के देखें? ठीक है, ही वॉज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल, जो उनसे इंस्पायर्ड हुए थे और इस हद तक उन्होंने वहां पे रिफॉर्म किए, जेल में रहने के बावजूद जो था वो, जो उनकी लंबी यात्रा रही, सफर रहा। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, इसके अलावा कुछ और? ठीक है, क्लियर? आर्ट एंड कल्चर का कंफ्यूजन दूर? ठीक है, वो होगा आपका, पर मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ वो जितना भी। अब कुछ ऐसा होता है, मैं देखो आपको क्या बताता हूँ, कि कुछ आपके प्री ओरिएंटेड टॉपिक्स होते हैं, कुछ मेन ओरिएंटेड टॉपिक्स होते हैं। जैसे आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री है, वो कहाँ पे आएगी? मेंस में आएगी ना, तो उसको हम मेंस में आफ्टर द प्री ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो मेंस ओरिएंटेड है, तो उनको उसी हिसाब से अप्रोच रहेगी, आप सारा कवर होगा, बेफिक्र रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।